हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका एक बार फिर से एमजीसीआई के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जहां आज जो हम टॉपिक शुरू करने वाले हैं उसका नाम है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जिसे कहा गया श्वसन और गैसों का विनिमय। आइए शुरू करते हैं इस टॉपिक को। क्या है इस टॉपिक में? टॉपिक है हमारा क्या? श्वसन, जिसे कहा गया ब्रीदिंग। हालांकि सही शब्द इसका जो है वो है श्वासन, लेकिन एनसीईआरटी अपनी ही बात में कह रही है कि जिसे आम भाषा में श्वासन कहते हैं, लेकिन सामान्यतः हम इसे क्या कह सकते हैं? श्वसन भी कह सकते हैं। दोनों एक ही मान लिया है, हालांकि दोनों अलग अलग चीजें होती है। सवाल यह है कि आखिर ये चीज है क्या और हमें इसकी जरूरत क्या है। सुनिएगा, जितने भी जीव होते हैं उन्हें चाहिए ऊर्जा, और ऊर्जा जो मिलती है वो मिलती है हमें इस कैटाबॉलिक रिएक्शन से। C6H12O6 प्लस O2, मतलब हम इनका क्या करा रहे हैं? ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं। जब इसका ऑक्सीडेशन कराया जाता है तो हमें मिलती है क्या? CO2 प्लस H2O, साथ में हमें मिलती है क्या? ऊर्जा। हमारे काम की चीज क्या है? ये ऊर्जा है। हमें शरीर से काम कराने के लिए क्या चाहिए? ऊर्जा चाहिए। और ये जो ऊर्जा हमें मिलती है, ये किस रूप में मिलती है? ये हमें मिलती है एटीपी के रूप में। तो एनसीईआरटी यहां पे ये कह रही है कि वायुमंडलीय ऑक्सीजन और कोशिकाओं में निर्मित CO2 का जो एक्सचेंज है, जो आदान प्रदान है, इस प्रक्रिया को ही उन्होंने क्या कह दिया? श्वासन या श्वासोच्छ्वास कह दिया। क्या कहा उन्होंने? वायुमंडलीय O2, वायुमंडलीय O2 जो कि ये रही, तथा कोशिकाओं में उत्पन्न CO2 जो ये रही। कोशिकाओं में उत्पन्न CO2 के आदान प्रदान। आदान प्रदान मतलब हम O2 को बाहर से अंदर लेंगे और CO2 को शरीर से बाहर वायुमंडल में मुक्त कर देंगे। आदान प्रदान की क्रिया, आदान प्रदान की क्रिया क्या कहलाती है? जिसे उन्होंने आम भाषा में कह दिया श्वासन या श्वासोच्छ्वास। जिसे अंग्रेजी में कहते हैं ब्रीदिंग या वेंटिलेशन कहते हैं। वेंटिलेशन कहते हैं। फिर बाद में इसी जगह पे एनसीईआरटी कह रही है कि जिसे आम भाषा में हम क्या कह देते हैं? सामान्यतः जिसे श्वसन कह देते हैं। हालांकि पहले भी आपको बताया है, श्वसन वास्तव में ये वाली प्रोसेस है जो कोशिका के अंदर होता है ना, ऊर्जा का उत्पादन। वास्तविक श्वसन जो है वो ये है जो हम लोग बोलते हैं क्या? कि O2 का अंदर आना, CO2 का बाहर जाना, वायुमंडलीय O2 का फेफड़ों के अंदर प्रवेश और फेफड़ों में उपस्थित CO2 का वायुमंडल में मुक्त हो जाना। सही चीज क्या है? वो श्वासन है या श्वासोच्छ्वास है, वो ब्रीदिंग और वेंटिलेशन है। लेकिन काम चलाने के लिए हम दोनों जगह पे रेस्पिरेशन शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा टॉपिक जो एनसीईआरटी ने करा है शुरू, वो है कि आखिर भिन्न भिन्न जीवों में श्वसन के तरीके क्या है। क्या सभी के पास फेफड़े हैं? क्या जलीय जीव भी फेफड़ों से ही सांस ले सकते हैं या उनमें कोई और तरीका है? मतलब यह है कि क्या सभी जीव एक तरीके से सांस लेते हैं या सभी जीवों में अलग अलग तरीके हैं हमारे पास। अगला टॉपिक जो हमारे पास है, विभिन्न जीवों में, विभिन्न जीवों में श्वसन की विधियां, कि आखिर अलग अलग जीव जो है वो कैसे करके सांस लेते हैं। एनसीईआरटी यहां पे एक इंपॉर्टेंट बात कह रही है कि ये जो श्वसन की विधियां हैं, ये उनके निवास, ये निर्भर करती हैं किस पर? उनके निवास पर निर्भर करती हैं व उनके संगठन के स्तर पर निर्भर करती है कि उनकी बनावट कैसी है। संगठन के स्तर पर निर्भर करती है। ठीक है, कौन कौन से जीव हैं, किसमें क्या तरीके हैं, एक बार वो देख लेते हैं कि हमारे पास क्या क्या तरीके हो सकते हैं।
अगर आप लोग देखें क्लास 11th में एक टॉपिक दिया गया है जंतु वर्गीकरण, एनिमल क्लासिफिकेशन, जहां विभिन्न प्रकार के जीवों के बारे में जानकारी दी गई है, जहां पर पॉरीफेरा, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्केहेल्मिन्थीज, एनिलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, इकानोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा, इन सब में क्या क्या तरीके हैं श्वसन के, उसके बारे में हमें यहाँ पे जानकारी लेनी है। शुरुआती जो जीव होते हैं जिनके बारे में हम बात करें, स्पंज, जिन्हें आम भाषा में हम क्या कह देते हैं, पॉरीफेरा, पॉरीफेरा के सदस्य, साथ में सीलेंट्रेटा के सदस्य, सीलेंट्रेटा के सदस्य, साथ में टीनोफोरा के सदस्य, साथ में चपटे कृमि जो कि हमारे प्लेटीहेल्मिन्थीज में आ जाते हैं, चपटे कृमि, और साथ में एस्केहेल्मिन्थीज, गोल कृमि, एस्केहेल्मिन्थीज। अगर हम इन सभी जीवों की बात करें तो इन सभी जीवों में श्वसन का जो तरीका होता है वो होता है सामान्य शारीरिक सतह से, सामान्य शारीरिक सतह से। इनके पास श्वसन के लिए कोई स्पेशलाइज संरचना, कोई स्पेशलाइज स्ट्रक्चर नहीं है। ये अपनी सतह से ही क्या कर लेते हैं, ऑक्सीजन को अंदर ले लेते हैं और CO2 को बाहर मुक्त कर देते हैं। किस क्रिया के द्वारा आखिर में ये करते हैं, तो वो है सामान्य विसरण की क्रिया, सामान्य विसरण की क्रिया के द्वारा ये ऐसा करते हैं। ठीक है, ये तो बात होगी कि आखिर शुरुआती जो सरल जीव हैं वो सांस कैसे ले पा रहे हैं, तो सामान्य शारीरिक सतह से वो सांस ले रहे हैं। अगली बात करें इसके बाद क्या है, तो इसके बाद जो अगला एग्जाम्पल है वो है एनिलिडा का, जिसमें आ जाता है हमारा क्या, केंचुआ, कि इनमें कैसे करके श्वसन होता है। अगर हम इनकी बात करें एनिलिडा की, तो लेते तो ये भी अपनी त्वचा से ही है, लेकिन इनकी जो बाह्यतम परत जो इनकी त्वचा होती है उसे कहा जाता है क्यूटिकल। क्या नाम दिया जाता है उसे, क्यूटिकल। इनके बाह्यतम आवरण का नाम है क्यूटिकल, इसलिए इनमें होने वाले श्वसन को कहा जाता है क्यूटिकुलर रेस्पायरेशन। किस प्रकार का रेस्पायरेशन है ये, क्यूटिकुलर रेस्पायरेशन है ये। एनिलिडा के बाद जो अगला संघ आता है वो आता है ऑर्थोपोडा। ऑर्थोपोडा में आप देखते हैं एनसीईआरटी में इस बात का जिक्र 2-3 जगह पे किया गया है। अगर हम क्लासिफिकेशन देखें तो वहां पर भी लिखा है कि जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है, वो ऑर्थोपोडा है, जिसमें कीट सम्मिलित हैं। और इसी चीज का जिक्र करा गया है कहां पर, इकोलॉजी में। इकोलॉजी में भी ऐसा कहा गया है कि संसार की समस्त जातियों का 70% जो है वो जंतु हैं, और उनकी भी 70% जातियां वो किसकी है, कीटों की है। मतलब सबसे ज्यादा पाई जाने वाली जो जातियां हैं, जो स्पीसीज हैं, वो किसकी है, कीटों की है। और वो आते हैं किसमें, ऑर्थोपोडा में। ऑर्थोपोडा, जिसमें हम बेसिकली जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं किसकी, कीट की। हम कीट के अलावा दूसरे जीव की बात यहां पर नहीं कर रहे हैं। अगर ऑर्थोपोडा में कीटों का जिक्र करा गया है तो उनमें जो श्वसन संरचना होती है वो होती है ट्रेकियल ट्यूब्स। उनमें ट्रेकियल ट्यूब्स पाई जाती हैं और इन्हीं ट्यूब्स की सहायता से वो क्या करते हैं, सांस लेते हैं। पूरे शरीर में नलिकाओं का एक जाल बिखरा होता है जिनकी ओपनिंग शरीर की सतह पर होती है, जिन्हें स्पाइरकल्स कहते हैं। इन ओपनिंग से हवा अंदर जाती है, कोशिकाओं को डायरेक्ट ऑक्सीजन दे दी जाती है, कोशिकाओं से CO2 ले ली जाती है। किसी भी प्रकार के वर्णक का रेस्पिरेटरी पिगमेंट, जैसे कि हम लोगों में होता है हीमोग्लोबिन, ऐसे किसी भी प्रकार के वर्णक का वहां पर इस्तेमाल नहीं होता है, सीधे ही हवा से आदान प्रदान होता है कोशिकाओं के मध्य में। लेकिन अगर वहां पर ऑर्थोपोडा शब्द ना दिया गया हो, वहां पर किसी और शब्द का इस्तेमाल कर दिया गया हो, बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए अपन अलग कलर से लिख रहे हैं। अगर वहां पर जो है ऑर्थोपोडा ना लिखते हुए शब्द लगाया गया हो जलीय ऑर्थोपोड, क्या लिखा हो, जलीय ऑर्थोपोड। जलीय ऑर्थोपोडा की जब शब्द कही गई हो, सिर्फ ऑर्थोपोडा कहा गया हो तो कीट है, तो वहां पे क्या है, ट्रेकियल ट्यूब। जलीय ऑर्थोपोड और साथ में कौन है, मोलस्का।
इनके बारे में अगर कहा जाए कि इनका श्वसन संरचना क्या है, तब हम बोलेंगे कि इनमें जो श्वसन होता है वो होता है क्लोम या फिर गिल्स से। किससे होता है? क्लोम या फिर जिसे इंग्लिश में कहा जाता है गिल्स, इनसे होता है। और जब गिल्स से श्वसन होता है तब उसे कहा जाता है ब्रेंकियल रेस्पिरेशन। तो जो जलीय जीव है उनमें श्वसन किससे हो रहा है? उनमें श्वसन हो रहा है गिल्स से। इसके बाद उन्होंने कॉर्डेटा के बारे में जिक्र करा है कि कॉर्डेटा में जो हमारा कशेरुकी संघ है, जिनमें कशेरुक दंड पाई जाती है, वाइट्रा कॉलम या रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, उनमें आ जाती है आपकी मछलियां, उभयचर जिसमें मेढक आ जाता है, सरीसृप आ जाते हैं, पक्षी आ जाते हैं और स्तनधारी आ जाते हैं। इनमें श्वसन संरचना क्या है, एक बार उनके बारे में भी देख लेते हैं। जब हम बात करते हैं किसकी? मछलियों की, तो आप जानते हैं कि मछलियां जो है वो कहां रहती हैं? जल में रहती है। और जल में फेफड़े कार्य नहीं करते हैं, जल में काम करते हैं कौन? गिल्स। तो मछलियों में भी क्या पाए जाते हैं? उनमें भी क्लोम या गिल्स पाए जाते हैं। और फिर से वही चीज है कि जिनमें क्लोम या गिल्स होते हैं उस वाले श्वसन को हम लोग क्या नाम देते हैं? उस वाले श्वसन को कहा जाता है ब्रेंकियल रेस्पिरेशन। ब्रेंकियल रेस्पिरेशन, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं उभयचर। उभयचर में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट है। उभयचर में दो तीन तरीके दिए गए हैं एनसीईआरटी में। एक उन्होंने कहा है कि जो मेढक होता है वो अपने फेफड़ों से भी सांस ले सकता है। और आप जानते हैं कि फेफड़े कहां कार्य करते हैं? हवा में। मतलब जब मेढक जमीन पर होगा तब वो सांस ले रहा होगा किससे? फेफड़ों से। लेकिन जब वो जमीन के अंदर होता है तब मेढक अपनी त्वचा से भी सांस ले सकता है ना? तब उसे कहा जाता है कुटेनियस रेस्पिरेशन। लेकिन अगर उन्होंने शब्द दिया है कि बताइए टेडपोल लार्वा, जो मेढक का लार्वा होता है, उनमें श्वसन किससे हो रहा है, तब वहां पर गिल्स भी आ जाता है। मतलब उभयचरों में गिल्स भी हो सकते हैं अगर वो लार्वा की बात कर रहे हैं। उभयचरों में जो है त्वचा भी हो सकती है अगर वो जल की बात कर रहे हैं। और उभयचर में फेफड़े भी हो सकते हैं अगर वो थल की बात कर रहे हैं। तो उभयचरों में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट है। तो उभयचरों में क्या क्या ऑप्शन हमारे पास हो सकते हैं? अगले हैं हमारे पास उभयचर, जिसमें कौन आ जाते हैं? उभयचर में बेसिकली हमारे पास कौन आ जाते हैं? मेढक आ जाते हैं। और जब मेढक की बात चल रही है तो उनमें क्या क्या तरीके हैं? एक तरीका तो उनमें गिल्स भी हो सकता है कि मेढक में गिल्स द्वारा श्वसन भी हो सकता है, जिसे हम ब्रेंकियल रेस्पिरेशन कहेंगे। और ऐसा कब होगा? जब वो बेसिकली बात करेंगे किसकी? लार्वा की। लार्वा में जो है वहां पर क्या पाया जाता है? लार्वा में देखा जाए तो वहां पर बेसिकली ब्रेंकियल रेस्पिरेशन पाया जाता है, ठीक है। लेकिन अगर वो बात करें किसकी? अगर वो बात कर रहे हैं वयस्क की, तो वयस्क में क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं? तो वयस्क में उनके पास त्वचा भी हो सकती है। क्या हो सकती है? त्वचा। और त्वचा कब होगी? जब वो बेसिकली कहां पर होंगे? जल में होंगे। कहां पर होंगे? जल में। और जब त्वचा द्वारा श्वसन होता है तब हम उसे कुटेनियस रेस्पिरेशन कह देते हैं, ठीक है। कुटेनियस रेस्पिरेशन। और यही मेढक जो है वो फेफड़ों से भी सांस ले सकता है। लेकिन फेफड़ों से सांस कब लेगा? फेफड़ों से सांस वो तब लेगा जब वो कहां होगा? स्थल पर होगा। जमीन पर होगा तब वो सांस किससे ले रहा होगा? फेफड़ों से। मतलब उभयचरों में जो श्वसन संरचना है वो अलग अलग हो सकती है, डिपेंड करता है कि वो लार्वा अवस्था है या फिर वयस्क अवस्था है। और वयस्क अवस्था में भी इस बात पर निर्भर कर रहा है कि वो जल पर है या फिर थल पर है। अब जो हमारे बचते हैं आखिरी में, वो कौन बचते हैं? सरीसृप। इसके अलावा हमारे पास बचते हैं पक्षी। और इसके अलावा हमारे पास बचते हैं स्तनधारी। अगर हम इन तीनों की बात करें तो इन तीनों में जो श्वसन होता है वो होता है किससे? फेफड़ों से। और जब किसी जीव में फेफड़ों से श्वसन होता है तब उसे कहा जाता है क्या? पल्मोनरी रेस्पिरेशन। क्या कहा जाता है उसे? पल्मोनरी
रेस्पायरेशन कहा जाता है। ठीक है, ये तो हो गई शुरुआती बात। शुरुआती बात मतलब कहां हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है, किन किन जीवों में क्या क्या संरचनाएं हैं जो श्वसन में पार्टिसिपेट कर रही हैं। अब अगली चीज जो हमारे पास आती है, जिस पर हमारा मेन फोकस है, वो है मानव में श्वसन। कि मानव में क्या क्या तरीके हो सकते हैं हमारे पास। मानव में श्वसन पथ, बात करते हैं कि मानव में श्वसन कहां से होता हुआ हो रहा है। रेस्पिरेटरी पाथवे ऑफ ह्यूमन, कि मानव में कहां कहां से, हमने कहा मानव में जो श्वसन होता है, क्योंकि मानव स्तनधारियों में आता है, तो मानव में जो श्वसन होगा वो किससे होगा, फेफड़ों से। लेकिन फेफड़ों तक रक्त लेके जा कौन रहा है, एंट्री कहां से हुई और फेफड़ों तक कैसे पहुंचा, इस पूरे रास्ते को कहा जाता है श्वसन पथ। ठीक है, शुरुआत कहां से होती है उसके बारे में एक एक करके पॉइंट देखते जाएंगे। शुरुआत होती है हमारे में बाह्य नासा द्वार से। बाह्य नासा द्वार, ठीक है, जिससे कहा गया एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल। ठीक है, बाह्य नासा द्वार वो ओपनिंग है जहां से हवा क्या कर रही है, प्रवेश कर रही है। एनसीईआरटी ने यहां पे सिर्फ एक लाइन लिखा है कि ऊपरी होठ के ऊपर 2 ओपनिंग पाई जाती है। चूंकि हमें 2 ओपनिंग पाई जाती है, इसे बोला जाता है द्विनासीय अवस्था या डाईराइनस कंडीशन। बाह्य नासा द्वार के बाद जो अगली चीज हमारे पास है वो है नासा कक्ष। नासा कक्ष, जिसे नासा कक्ष, जिसे अंग्रेजी में कहा गया नेजल चेंबर। नेजल चेंबर, आप जानते हैं आपके नाक की शुरुआत में ही वहां पर कुछ बाल लगे हुए हैं। इन बालों का कार्य होता है जो धूल के कण होते हैं उन्हें रोकना। इसके अलावा नेजल चेंबर में ही एक झिल्ली लगी होती है जिसे बोला जाता है सिनिडेरियन मेम्ब्रेन, और इस झिल्ली का कार्य होता है गंध के ज्ञान का पता करना। जो भी हवा आप अंदर ले जाते हैं उसमें दुर्गंध है या सुगंध है, इसका संकेत ब्रेन को भेजने का काम करती है कौन, सिनिडेरियन मेम्ब्रेन। इसके बाद जो अगला भाग आता है वो है आंतरिक नासा छिद्र। आंतरिक नासा छिद्र, जिसे कहा गया इंटरनल नेरीज। इंटरनल नेरीज, इंटरनल नेरीज वो ओपनिंग है। आपने एक देखा होगा जब आप गला खोलते हैं तो वहां पर एक घंटी के समान संरचना लटकी होती है जिसे उव्यूला या वेलम पैलेटाई कहते हैं। ये जो घंटी जैसी संरचना होती है वो इसी आंतरिक नासा छिद्र को बंद करने का कार्य करती है। कब, जब हम भोजन को निगलते हैं। शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, ये नहीं कहा जब हम भोजन को खाते हैं, शब्द ये कहा गया है जब हम भोजन को निगलते हैं। इसके बाद जो अगली संरचना हमारे पास है वो है ग्रसनी, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है फेरिंग्स। अगली संरचना है ग्रसनी, जिसे कहा गया फेरिंग्स। एनसीईआरटी ने इसके बारे में सिर्फ एक पॉइंट कहा है कि ग्रसनी वो भाग होती है जहां भोजन और वायु एक दूसरे को क्या करते हैं, क्रॉस करते हैं। एक डायग्राम से भी हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, आप यहां पर देख पा रहे हैं, ये हमारा नासा द्वार है जहां से हवा क्या कर रही होगी, प्रवेश। और यहां पर जो ओपनिंग होती है इसे बोला जाता है ग्लॉटिस। हवा यहां से क्या कर रही है, गुजरते हुए कहां पहुंचेगी, ग्लॉटिस में। और ये जो आपको दूसरा रास्ता दिखाई दे रहा है ये है भोजन का रास्ता। और आप जानते हैं भोजन, यहां पर पीछे एक ओपनिंग होती है जिसे बोला जाता है गलेट।
भोजन जो है पीछे वाली ओपनिंग में जाएगा, सांस जो है वो आगे वाली ओपनिंग में जाएगी, और एक कॉमन रास्ता होगा जहां पर ये एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे, क्रॉस कर रहे होंगे। ये जो जंक्शन पॉइंट है इसे कहा जाता है ग्रसनी, या इसे अंग्रेजी में कहते हैं क्या, फेरिंग्स। ठीक है, तो ग्रसनी क्या है, ग्रसनी वो कॉमन रास्ता है जहां पर वायु और भोजन एक दूसरे को क्या करते हैं, क्रॉस करते हैं। ग्रसनी के बाद जो अगला हिस्सा हमारे पास है वो है स्वरकंठ। स्वर यंत्र बोल सकते हैं या इसे कंठ कह सकते हैं, जिसे अंग्रेजी में कहा गया लैरिंग्स। लैरिंग्स हमारे पास ये वाली संरचना है जिसकी ओपनिंग को हम लोगों ने नाम दिया क्या, ग्लोटिस। तो ग्लोटिस किसकी ओपनिंग है, ग्लोटिस लैरिंग्स की ओपनिंग होती है। एनसीईआरटी ने कहा है कि लैरिंग्स एक उपास्थीमय पेटिका है। जो अगली संरचना हम लोगों ने बनाई लैरिंग्स, वो लैरिंग्स क्या है, एक उपास्थीमय पेटिका है। किसकी बनी है ये, उपास्थि की बनी है, उपास्थीमय पेटिका है। ठीक है, यहां से आवाज बनती है, आवाज का निर्माण होता है, इसीलिए हमने इसे क्या नाम दे दिया, स्वर यंत्र कह दिया। स्वर यंत्र के बाद जो अगली संरचना हमारे पास है उसे कहा जाता है श्वास नली। क्या नाम दिया गया इसका, श्वास नली नाम दिया गया, जिसे कहा गया ट्रेकिया। ठीक है, ट्रेकिया की जो विशेषता होती है वो होती है उपास्थि के छल्ले पाया जाना। अगर हम ट्रेकिया को देखें तो ट्रेकिया में यहां सी आकार के छल्ले पाए जाते हैं। टोटल काउंटिंग होती है जिनकी 16 से 20 है ना। एनसीईआरटी में ये डाटा नहीं दिया है तो आपको इस पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। बस इतना याद रखना है कि ट्रेकिया की विशेषता होती है उपास्थि छल्लों का पाया जाना। यही ट्रेकिया जो है वो आगे जाकर के दो भागों में बट जाती है, एक चली जाती है राइट साइड में और एक चली जाती है लेफ्ट साइड में। ये जो शाखाएं बनी है पहली बार, इन्हें कहा जाता है प्राथमिक श्वसनी। क्या नाम दिया गया इनका, प्राथमिक श्वसनी। तो अगली चीज जो हमारे पास इसमें जुड़ती है वो है क्या, श्वास नली के बाद जो अगली चीज हमारी इसमें जुड़ी वो है प्राथमिक श्वसनी, जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है प्राइमरी ब्रोंकाई। प्राथमिक श्वसनी जिसे कहा गया प्राइमरी ब्रोंकाई। ठीक है, उसके बाद जो अगली संरचना है इसको डिफरेंट कलर में बना लेते हैं। प्राथमिक श्वसनी में फिर से शाखाएं होती हैं, ये देख रहे हैं आप। प्राथमिक श्वसनी के बाद जो अगली शाखाएं हैं इन्हें कहा जाता है द्वितीयक श्वसनी। द्वितीयक श्वसनी, इन्हें कहा जाता है सेकेंडरी ब्रोंकाई। प्राथमिक श्वसनी के बाद जो अगली शाखाएं हमारे पास हैं वो है द्वितीयक श्वसनी, जिन्हें नाम दिया गया सेकेंडरी ब्रोंकाई। ठीक है, सेकेंडरी के बाद जो अगली शाखाएं हमारे पास आती हैं इसको फिर से डिफरेंट कलर से बना लेते हैं। सेकेंडरी के बाद आप देख पा रहे हैं एक बार फिर से यहां पर शाखाएं आई, इसे नाम दिया गया तृतीयक श्वसनी। प्राथमिक के बाद द्वितीयक और द्वितीयक के बाद तृतीयक। तृतीयक
श्वसनी कहा गया, इसे टर्सरी ब्रोंकाई कहा गया। इसके बाद आता है टोटल पल्मोनरी ब्रोंक्यूल। और यहां पर आखिर में आता है अंतस्थ श्वसनिका। अंतस्थ श्वसनिका, यहां पर आप देख पा रहे हैं ये श्वसनी है, और यहां पर आप देख रहे हैं ये ब्रोंकाई नहीं है, ये ब्रोंक्यूल है, जिसे अंग्रेजी में कहा गया टर्मिनल ब्रोंक्यूल। ठीक है। एनसीईआरटी ने यहां तक के भाग को कुछ नाम दिया है, स्पेशली बोला है कि बाह्य नासा छिद्र से लेकर टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक का जो भाग है उसे हम कहते हैं चालन भाग। इसे कहा जाता है चालन भाग, अंग्रेजी में कहें तो इसे बोलते हैं कंडक्टिंग जोन। ठीक है। इसके बाद वाला हिस्सा पहले उसको लिख लेते हैं, फिर एक बार फिर कंपैरिजन करेंगे। इसके बाद वाले हिस्से में क्या आता है, उसी में कंटिन्यूएशन में है, ब्रेकेज नहीं है, पेज अब चेंज किया अपन ने बस, है ना। इसके बाद जो आता है वो आता है श्वसनी श्वसनिका। श्वसनी श्वसनिका याद रखिएगा, श्वसनी श्वसनिका। इसे अंग्रेजी में कहा जाता है रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल। रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल। अगला जो भाग हमारे पास है वो है एल्वियोलर डक्ट। एल्वियोलर डक्ट, फिर उसके बाद जो भाग है एल्वियोलर डक्ट, एट्रिया, एल्वियोलर सैक, और अंत में जो आता है वो आता है वायु कूपिका, या इसे अंग्रेजी में कहा जाता है एल्वियोलाई, जो हमारा अंतिम भाग है। तो हमारा अंतिम भाग क्या है, वायु कूपिका या एल्वियोलाई है। और इसको एनसीईआरटी ने कहा है विनिमय भाग। विनिमय भाग, जिसे अंग्रेजी में कहा गया एक्सचेंजिंग जोन। ठीक है। सवाल यह है कि एनसीईआरटी ने दो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड क्यों करा है, क्या इन दोनों की कुछ स्पेशलाइज्ड करेक्टर्स होते हैं? तो हाँ बिल्कुल है। आप देख पा रहे हैं इसका नाम अपन ने दिया है क्या, चालन भाग। चालन भाग का मतलब यह है कि बाह्य नासा द्वार से लेकर टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक का जो भाग होता है वो सिर्फ हवा को कूपिकाओं तक पहुंचाने का काम करता है और कूपिकाओं से वायुमंडल में मुक्त करने का काम करता है। यहां पर किसी भी प्रकार का वायु का या O2 और CO2 का आदान प्रदान नहीं होता है। जबकि आप एक्सचेंजिंग या विनिमय भाग की बात करें तो यहां पर जितने भी भाग आप देख रहे हैं उन सब भागों में O2 और CO2 के मध्य क्या होता है, आदान प्रदान होता है। इसीलिए इसे क्या नाम दिया गया है, विनिमय भाग नाम दिया गया। दूसरा एक पॉइंट और दिया है एनसीईआरटी ने कि ये जो चालन भाग है क्या ये सिर्फ वायु को फेफड़ों तक पहुंचाने का कार्य कर रहा है या इसके अलावा कोई अन्य कार्य भी है इसके। तो हाँ, एनसीईआरटी ने कहा है कि इसके कुछ अन्य कार्य भी हैं। बोले कौन कौन से कार्य हैं? एक, कूपिका तक वायु का संचरण, ये एक काम तो है। वायु का संचरण या संवहन एक ही बात है कि कूपिका तक क्या कर रहा है, वायु को वहां पर पहुंचाने का कार्य कर रहा है। वायु को आर्द्र करना,
वायु को आर्द्र करना, ये हो गया दूसरा कार्य। तीसरा, वायु को बाहरी कणों से मुक्त करना। आपने अभी अभी सुना ना कि जो नासा कक्ष है वहां पर बाल लगे हैं, तो वो क्या कर रहा है, बाहरी कण हटा रहा है, वो वहीं पर रोक के रख रहा है। बाहरी कणों से मुक्त करना। और इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट कार्य है, वायु का तापमान शरीर के तापमान के बराबर लाना। इसे एयर कंडीशनिंग कहा जाता है। शरीर के तापमान पर लाना। तो ये जो है, ये कार्य हैं किसके, चालन भाग के। टोटल 4 कार्य हैं जो एनसीईआरटी ने लिखे हैं। आप देख पा रहे हैं कि हमारे पास जो श्वसन है, अलग अलग जीवों में अपने तरीके बता दिए। इसके बाद हम लोगों ने जो है कि कहां से शुरुआत करी, बाह्य नासा द्वार से। ये हो गया बाह्य नासा द्वार, ये हो गया नासा कक्ष। आंतरिक नासा द्वार, ये हो गया फेरिंग्स, ये हो गया लैरिंग्स, ये हो गया ट्रेकिया। ट्रेकिया के बाद फिर हमारे पास क्या है, प्राथमिक श्वसनी। प्राथमिक के बाद क्या है, द्वितीयक श्वसनी। द्वितीयक के बाद तृतीयक श्वसनी। तृतीयक के बाद टोटल पल्मोनरी ब्रोंक्यूल। टोटल पल्मोनरी ब्रोंक्यूल। और उसके बाद क्या है हमारे पास, एक और बना लेते हैं, ये है हमारे पास टर्मिनल ब्रोंक्यूल, अंतस्थ श्वसनी। अंतस्थ श्वसनी। और लास्ट में जाकर के मिल जाती है हमें क्या, कूपिका, है ना। ये जो भाग है ये क्या है, विनिमय भाग है। क्या क्या शामिल है इसमें, श्वसनी श्वसनिका, एल्वेओलर डक्ट, एट्रिया, एल्वेओलर सैक और वायु कूपिका जिसे कहा गया एल्वोलाई। एल्वोलाई अंतिम भाग है जहां पर सबसे ज्यादा विनिमय होता है। देखिए, दो तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। एक ये पूछ सकता है कि विनिमय कहां हो सकता है, और स्टेटमेंट में सिर्फ लिखे कि विनिमय सिर्फ कूपिका में होता है, तो आंसर गलत है। विनिमय सिर्फ कूपिका में नहीं है, विनिमय कूपिका के अलावा जो है उनमें भी है। दूसरा सवाल, सबसे ज्यादा विनिमय कहां होता है, हाँ जी, तब उसका आंसर क्या आ जाएगा, वायु कूपिका या एल्वोलाई आ जाएगा। कूपिका में सबसे ज्यादा विनिमय होता है। एनसीईआरटी ने इसके बारे में क्या लिखा है कि कूपिकाएं गैसों के विनिमय का प्राथमिक स्थल है। उन्होंने ये नहीं कहा है कि कूपिकाएं गैसों के विनिमय का इकलौता स्थल है। प्राथमिक स्थल है मतलब सबसे ज्यादा कहां हो रहा है, कूपिका में। लेकिन कूपिका के अलावा एक्सचेंज जोन के जो दूसरे हिस्से हैं उनमें भी गैसों का क्या होता है, आदान प्रदान होता है। इसके बाद एनसीईआरटी ने एक पॉइंट कहा है कि क्या क्या चीजें जो है उन्हें सम्मिलित किया गया है, कि श्वसन में क्या क्या सम्मिलित है। श्वसन में टोटल 5 पॉइंट सम्मिलित हैं, जैसा एनसीईआरटी ने कहा है। श्वसन में क्या क्या सम्मिलित है, तो श्वसन में 5 पॉइंट सम्मिलित हैं। एक बार देख लेते हैं कौन से हैं वो पॉइंट। पहला पॉइंट, वायुमंडलीय O2 का कूपिका तक जाना। ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, एक्सचेंज होगा कूपिका व रक्त के मध्य O2 व CO2 का विनिमय। ये हो गया दूसरा पॉइंट। तीसरे में कहा गया O2 व CO2, O2 व CO2 का रक्त द्वारा परिवहन। ये हो गया हमारे पास तीसरा पॉइंट। और जो विनिमय हमारा कूपिका और रक्त के बीच में हुआ है वही विनिमय एक बार फिर होगा, लेकिन अब होगा रक्त और ऊतक या अंग के बीच में। नंबर 4, रक्त व ऊतक या अंग के मध्य
O2 व CO2 का O2 व CO2 का विनिमय, ये हो गया नंबर 4। और नंबर 5 पे बात आ जाती है कि आखिर अपन ने जो ऊतक या अंग को O2 दिया है, उस O2 का वो क्या इस्तेमाल करेगा, जैसा कि अभी आपको बताया। आप देख पा रहे हैं कि जिस अंग या ऊतक की हम बात कर रहे हैं, जिसे हमने O2 दी है, वो उस O2 का इस्तेमाल करेगा किस चीज में, ऊर्जा के उत्पादन में। और ये जो इक्वेशन आपको यहां पर लिखी गई है, इसे बोलते हैं कोशिकीय श्वसन या सेलुलर रेस्पिरेशन। तो अंतिम चीज हमारे पास क्या आ जाती है, कोशिकीय श्वसन। कि कोशिका उस O2 का इस्तेमाल करेगी किसमें, ऊर्जा के उत्पादन में, जिसे अंग्रेजी में कहा गया सेल्यूलर रेस्पायरेशन। तो श्वसन में टोटल कितनी क्रियाएं सम्मिलित हैं, तो श्वसन में कुल 5 क्रियाओं को सम्मिलित किया गया है। ये था हमारा आज का टॉपिक। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे का पढ़ेंगे। आज के लिए थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।